हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, जो कि और आखिरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वो यहाँ पे हम लोग का सोशियोलॉजी का भी पूरा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए हैं और आज हम लोग आखिरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में उदारीकरण की नीतियां यानी कि लिबरलाइजेशन की नीतियों का परीक्षण करना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको भी उठा लिया और आखिरी टॉपिक है। और चलिए शुरू करते हैं, आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं सोशियोलॉजी का। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में उदारी उदारीकरण की नीतियों का परीक्षण कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो उदारीकरण की नीतियों का परीक्षण करना है, सोशियोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। परिचय डाल के शुरू करेंगे कि भारत में 1991 में एक ऐतिहासिक बदलाव की ओर कदम बढ़ाया था। भारत ने क्या करा था? 1991 में एक ऐतिहासिक बदलाव की ओर कदम बढ़ाया था, जिसे हम क्या कहते हैं, उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन के नाम से जानते हैं। 1991 में भारतीय सरकार ने नवीन आर्थिक नीतियां लागू की थी। 1991 में जो भारतीय सरकार थी उसने नवीन और नई आर्थिक नीतियां वो करी थी लागू, जिनका मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार के साथ जोड़ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो अर्थव्यवस्था को वर्ल्ड जो मार्केट है या वैश्विक स्तर पर जो बाजार है उसके साथ जोड़ना, विदेशी निवेश को अपने तक प्रोत्साहित करना और भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारना था। इस प्रक्रिया के अंतर्गत निजीकरण, विनिवेश, वैश्वीकरण और नियामक सुधार किए गए। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या करा गया था? निजीकरण, विनिवेश, वैश्वीकरण और नियामक सुधार किए गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो उदारीकरण का उद्देश्य मूल्य निर्धारण, नियाम की ढांचे में सुधार और निजी क्षेत्र के लिए नए अवसर प्रदान करना था। उदारीकरण का उद्देश्य क्या था? जो मूल्य निर्धारण, नियामकीय ढांचे में सुधार और निजी क्षेत्र के लिए नए अवसर को प्रदान करना था। हालांकि इसके परिणाम मिला जुला रहा था, मतलब इसका जो परिणाम रहा था वो मिला जुला रहा था, मतलब ज्यादा कुछ क्षेत्र में सुधार हुआ था जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में समस्याएं भी पैदा हो गई थी। इस नीतिगत बदलाव का गहरा प्रभाव भारतीय समाज अर्थव्यवस्था पर पड़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप कई सकारात्मक और नकारात्मक परिवर्तन देखे गए थे और हो हुए थे। आगे देखते तो उदारीकरण की नीतियां क्या थी? आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म। 1991 के बाद भारत सरकार ने निजीकरण और विनिवेश की नीतियां लागू की थी। सरकारी उपक्रमों में हिस्सेदारी घटाई गई और उन्हें प्राइवेट कंपनियों को बेचने की प्रक्रिया शुरू की गई थी और उन्हें प्राइवेट कंपनियां को बेचने की जो प्रक्रिया वो शुरू कर दी गई थी। व्यापार पर नियंत्रण को कम किया गया था और व्यापार के लिए आसान लाइसेंसिंग प्रक्रिया बना दी गई थी। मतलब जो व्यापार पे कंट्रोल था उसको बहुत ज्यादा कम कर दिया गया था और साथ ही साथ व्यापार के लिए जो आसान लाइसेंसिंग प्रक्रिया वो क्या करी गई थी? बनाई गई। विदेशी निवेश यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? विदेशी निवेशकों के लिए नए द्वार खोले गए। विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने की अनुमति दी गई। जो विदेशी कंपनियां थी उनको भारत में निवेश करने की क्या दी गई? अनुमति दी गई। और इसके लिए विनियमों को क्या बना दिया गया? और सरल किया गया। विदेशी निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत विदेशी कंपनियों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं उत्पादन सुविधाएं प्रदान की गई। विदेशी निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत क्या था? विदेशी कंपनियों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और उत्पादन सुविधाएं प्रदान की गई थी। विनिमय दर यानी एक्सचेंज रेट देखेंगे तो कह रहा कि भारतीय रुपया को मूल्य निर्धारण की व्यवस्था में बदल दिया गया था। मुक्त रूप से चलने वाली जो विनियमन दर की नीति लागू की गई, इससे रुपए की मूल्य वृद्धि और मूल्यह्रास में बदलाव आया था। इससे क्या हुआ था? जो रुपए की मूल्य वृद्धि और मूल्यह्रास में बहुत ज्यादा बदलाव आया था। बाजार उन्मुख नीति यानी मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज लाई गई थी। भारत ने अपनी आर्थिक नीतियों को बाजार उन्मुख बनाने का प्रयास किया था, बाजार मार्केट ओरिएंटेड बनाने का प्रयास किया था और नियंत्रण की जो नीति के बजाय मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित किया था। मतलब नियंत्रण की नीति उसको बजाय जो है मुक्त व्यापार, एक तरीके से ओपन जो एक हम लोग की ट्रेड होती है उसको क्या करा था? प्रोत्साहित किया था। विनियामक सुधार, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स को देखेंगे तो कह रहा है कि नियामकीय ढांचे को सरल और पारदर्शी बनाया गया था। आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मुद्रा नीति और ब्याज दर नीति में सुधार किया गया था। ठीक है, नियामकीय जो ढांचा था उसको सरल और पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट बनाया गया था और आर्थिक स्थिरता या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए मुद्रा नीति और ब्याज दर नीति में बहुत ज्यादा सुधार किया गया था। आगे चलते तो कह रहा कि उदारीकरण के क्या प्रभाव निकले। पहले देखेंगे सकारात्मक प्रभाव, आर्थिक वृद्धि मिली इसमें। उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में तीव्र वृद्धि देखी गई। विदेशी निवेश में वृद्धि और व्यापार के विस्तार ने देश की आर्थिक स्थिति को बहुत ज्यादा मजबूत किया। विकास दर में वृद्धि हुई और भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। नौकरी के अवसर को देखेंगे तो निजीकरण और विदेशी निवेश के कारण कई नए उद्योग और व्यवसाय स्थापित हुए, जिससे नौकरी के अवसर पैदा हुए। टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, सॉफ्टवेयर जैसे क्षेत्रों में नौकरी की संख्या में क्या हुई? वृद्धि हुई। आगे चलते हैं तो कह रहा कि उद्योगों का आधुनिकीकरण कैसे हुआ। सरकारी उपक्रमों के निजीकरण से उद्योगों में प्रौद्योगिकी का सुधार और नई कार्य पद्धतियों का विकास हुआ। सरकारी उपक्रमों में देखा जाए तो सरकारी उपक्रमों के निजीकरण से
उद्योगों में प्रौद्योगिकी का सुधार हुआ और नई कार्य पद्धतियों का विकास हुआ। इससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में क्या हुई, उसमें भी वृद्धि हुई। वैश्वीकरण, तो ग्लोबलाइजेशन इसमें देखा गया, भारतीय कंपनियां वैश्विक बाजार में शामिल हुई और व्यापार और निवेश के लिए नए द्वार खुल गए। इससे भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बढ़ा और भारत की जीडीपी में वृद्धि हुई और बेरोजगारी में बहुत ज्यादा कमी आई। निजीकरण प्रतिस्पर्धा को देखेंगे तो सरकारी कंपनियों के निजीकरण से प्रतिस्पर्धा बढ़ी। सरकारी कंपनियों के निजीकरण से क्या बढ़ी, प्रतिस्पर्धा बढ़ी, कंपटीशन बढ़ा। इसके परिणाम स्वरूप सर्विस और उत्पाद में गुणवत्ता का सुधार हुआ, क्वालिटी का सुधार हुआ और कीमतों में भी कमी आई। जो रेट है उसमें भी बहुत ज्यादा कमी आ गई। अब इसका नकारात्मक या निगेटिव इफेक्ट क्या पड़ा था हम लोगों के उस पर, सामाजिक असमानताएं उत्पन्न कर दी थी उदारीकरण ने। भारत के उदारीकरण के कारण भारत में सामाजिक असमानताएं बढ़ी थी। जहां कुछ क्षेत्र में विकास हुआ था, वहीं अन्य कुछ क्षेत्र में गरीबी और वंचन में वृद्धि हो गई थी। शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच असमानताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और आर्थिक विकास का फायदा गरीब वर्गों तक नहीं पहुंच पाया था। कृषि क्षेत्र पर प्रभाव देखेंगे तो कृषि क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव पड़ा। कृषि की उपेक्षा और कृषि उत्पादों पर निर्यात शुल्क की कमी के कारण किसानों को अपनी उपज के उचित दाम नहीं मिल पाए, जिससे कृषि संकट और बढ़ा और जिससे कृषि संकट और क्या हो गया, बढ़ गया और बढ़ा भी। ठीक है, देखते हैं कह रहा है किसी क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कृषि क्षेत्र में क्या हुआ, नकारात्मक प्रभाव पड़ा था, निगेटिव इफेक्ट पड़ा था। क्योंकि कृषि की उपेक्षा और कृषि उत्पादों पर निर्यात शुल्क की कमी के कारण क्या हुआ, किसानों को अपनी उपज के उचित दाम नहीं मिल पा रहे थे, जिससे कृषि संकट और ज्यादा बढ़ गया था। स्वास्थ्य और शिक्षा में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखा गया होगा। उदारीकरण के कारण स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में निजीकरण बढ़ गया था, प्राइवेटाइजेशन बढ़ गया था, जिससे रेट बढ़ गए थे। ठीक है, जिससे यह सेवाएं सामान्य वर्ग के लिए महंगी हो गई थी। निजी अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों ने मूलभूत सेवाओं को महंगा कर दिया, जो गरीब वर्ग के लिए उपलब्ध भी नहीं है। स्वदेशी उद्योगों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। जो स्वदेशी उद्योग थे, विदेशी कंपनियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में प्रवेश से स्वदेशी उद्योगों पर दबाव बढ़ा। इससे कुछ स्थानीय उद्योगों और व्यवसायों को नुकसान हुआ, क्योंकि वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा के मुकाबले बहुत ज्यादा कमजोर थे। सांस्कृतिक संस्कृति और समाज पर भी इसका प्रभाव पड़ा वैश्वीकरण का। वैश्वीकरण के साथ साथ भारतीय समाज में पश्चिमी प्रभाव बढ़ा है। संस्कृति और परंपराओं पर असर पड़ा है, जो कुछ वर्गों के लिए चिंता का विषय बन गया है। इससे सांस्कृतिक पहचान को खतरे में डालने का खतरा बहुत ज्यादा उत्पन्न किया है। उदारीकरण के सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोण के आलोचनात्मक परीक्षण को देखें तो आर्थिक असमानता क्या कहती है, उदारीकरण के बाद संपत्ति की असमान वितरण, उदारीकरण के बाद क्या होता है, संपत्ति की असमान वितरण हो गया और आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई है। जबकि कुछ वर्गों ने इस सुधार का फायदा उठाया है, वहीं गरीब और पिछड़े वर्गों को इससे कोई विशेष लाभ ही नहीं मिला है। शहरीकरण और ग्रामीण पिछड़ेपन के बीच की खाई और गहरी हो गई है। कानूनी क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता देखी गई है। कैसे, कानूनी क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता देखी गई है कि व्यापारिक और निजीकरण के क्षेत्र में सुधारों के साथ साथ कानूनी ढांचे में भी बदलाव जरूरी है थे। हालांकि कई क्षेत्रों में कानून का पालन न होने से कर्मचारी अधिकार और प्राकृतिक संसाधनों की हानि हो रही थी। और संवैधानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो कह रहा भारतीय संविधान में समाजवादी सिद्धांत पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया था, लेकिन उदारीकरण की नीतियां मुक्त बाजार के सिद्धांत पर आधारित हैं। इसके कारण यह सवाल उठता है कि क्या ये नीतियां भारतीय संविधान के सामाजिक न्याय के उद्देश्यों से मेल खाती हैं या नहीं खाती। ये इस पर बहुत ज्यादा सवाल उठता है। आखिरी में इस क्वेश्चन के आखिरी टॉपिक में यह निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि उदारीकरण की नीतियां भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आई हैं, जो कुछ क्षेत्रों में सफलता की मिसाल बनी है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इसकी नकारात्मक प्रभाव भी देखे गए, नेगेटिव इफेक्ट भी देखे गए। जहां एक और आर्थिक विकास, नौकरी के अवसर और वैश्वीकरण में सुधार हुआ है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक असमानताएं, गरीबी और कृषि संकट में वृद्धि भी हुई है। कानूनी सुधार, सामाजिक नीतियां और संसाधन वितरण में और सुधार की आवश्यकता है, ताकि सभी वर्गों को इस परिवर्तन के का समान लाभ क्या करते थे, मिल सके। उदारीकरण के प्रभाव को मूल्यांकन करते समय इस बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि न्यायपूर्ण विकास और सामाजिक समावेशिता को प्राथमिकता दी जाए। और इसको ये ध्यान में रखता है, आखिरी में बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि न्यायपूर्ण विकास, सामाजिक समावेशिता को प्राथमिकता, प्राइमरीशिप दी जाए। तो यहाँ पे ही हम लोग का टॉपिक खत्म हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और यहाँ पे हम लोग का सिलेबस भी लगभग पूरा पूरा खत्म हो गया है। इसका पूरा सिलेबस, एक सोशियोलॉजी का पूरा सिलेबस हम लोगों ने लगभग पांचों टॉपिक, पांचों सब्जेक्ट पूरे पूरे फिनिश कर दिए हैं। और यहाँ तक आपका, अगर आपने वीडियो देखी है तो आपका बहुत 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 दिल से धन्यवाद। यहाँ पे हम लोग का फिर से पूरा सिलेबस खत्म हो गया सोशियोलॉजी का। और आप इस चैनल से बने रहे हो, आप इस चैनल के माध्यम से आपने अपनी पढ़ाई की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको समझ में नहीं आया है
कोई भी टॉपिक आप 1-2 बार रिपीट करके देखोगे, आपको पूरी-पूरी प्लेलिस्ट समझ में आ जाएगी। मैंने इतना ईज़ी टॉपिक इतने मतलब कोर्स से समझाया है, इतनी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। ठीक है, आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ आते रहेंगे, क्योंकि अब हम लोग के बचे हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मोटे-मोटे लिख दूँगा कि जिन्हें आपको पढ़ के जाना है, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, वो अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उठाएँ, उसकी रिलेटेड वीडियो उठाएँ, उसको देखें और पेपर देने चले जाएँ, उनका सब कुछ हो जाएगा। बस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं और कैसे क्वेश्चन को फ्रेम करना है, कैसे होगा, मैं जैसे कैसे फ्रेम करवाना चाह रहा हूँ आपको क्वेश्चन, वो आपको सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, ऐसे आप अपना क्वेश्चन फ्रेम करके आना और ऐसे ही वीडियोज़ आते रहेंगे, आगे भी बने रहिएगा सारे सब्जेक्टों में, हर तरीके के क्लासेस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।